नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी दीवार में एक खिड़की रहती थी का तीसरा अध्याय। दोनों जागे थे और सब कुछ नींद में झूम रहा था। तालाब नींद में तालाब था, आकाश नींद का आकाश था। बूढ़ी अम्मा सोनसी के लिए एक टोकनी में केसरवा कांदा और दूसरी में तेंदूफल बंदरों से बचाकर रखी थी। सोनसी ने आंचल में थोड़े केसरवा कांदा और तेंदूफल को खोस लिया था। रास्ते भर दोनों केसरवा कांदा दांतों से छीलते खाते आए। कमरे की खिड़की के पास दोनों खड़े हो गए। दोनों छोटे छोटे बच्चों की तरह अपना कमरा झांकने लगे। कमरे में वे नहीं थे। मैं कहाँ हूँ? रघुवर प्रसाद ने कमरा झांकते हुए सोनसी से पूछा, जैसे कमरे से पूछा। तुम मेरे पास हो, कमरा झांकते हुए सोनसी ने कहा, जैसे कमरे से कहा। और मैं? खाली कमरा देखती हुई सोनसी ने आश्चर्य से कहा। तुम यहां मेरे पास हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। इसके बाद दोनों कमरे में कूद गए। रघुवर प्रसाद, ओ रघुवर प्रसाद, कोई पुकार रहा था। लगता है विभागाध्यक्ष हैं, रघुवर प्रसाद ने सोनसी से कहा। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। विभागाध्यक्ष थे। बदहवास लग रहे थे। सुबह बिस्तर से उठते ही आ गए थे। विभागाध्यक्ष बिना किसी की तरफ देखे खिड़की के पास गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। उनका और कहीं ध्यान नहीं था। बैठिए सर, पानी पी लीजिए, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी ने बिस्तर उठाकर पैताने तहा दिया था। चारपाई पर केवल दरी बिछी थी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने कहा। सोनसी ने गिलास में पानी लाकर रघुवर प्रसाद को पकड़ाया। लीजिए सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। पानी पीते पीते भी विभागाध्यक्ष खिड़की से बाहर देख रहे थे। रघुवर प्रसाद, मैं कहने आया था कि मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूँ। हम लोग खिड़की से उस तरफ जाएंगे। जी सर, पर महाविद्यालय का समय हो रहा है। आज दशहरा की छुट्टी है, 15-20 मिनट में आता हूँ, या तो नहा धोकर आऊंगा। नहाने में देर हो जाएगी तो खिड़की के तालाब में नहा लूंगा। खिड़की के पेड़ों में आज के दिन नीलकंठ देख लेंगे। जी सर। विभागाध्यक्ष जब चले गए तब रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा, आज नहाने गए थे तब तुमको नीलकंठ दिखा था? याद नहीं है, दिखा हो। तुमको दिखा था? नहीं, मुझे भी याद नहीं है, शायद दिखा हो। हम दोनों को दिखा हो और हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया हो। दिख तो गया, ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ? रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। मालूम होना चाहिए कि हमने नीलकंठ देखा है। चलो नीलकंठ देखने चलें। कैसे जा सकते हैं? विभागाध्यक्ष आने वाले हैं। क्या आज हाथी आएगा? पत्नी ने पूछा। यदि साधु को मालूम होगा कि छुट्टी का दिन है तो ना आए। हो सकता है साधु आज रावण भाटा चला जाए। हो सकता है राम सीता की झांकी हाथी पर निकले, उसी की तैयारी वह कर रहा हो। चलो अभी नीलकंठ देख लें, फिर शाम को झांकी देखने चलेंगे। विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। हाँ, विभागाध्यक्ष आने वाले हैं, पत्नी ने कुछ उदास होकर कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा। देर तक दोनों कमरे में विभागाध्यक्ष का रास्ता देखते रहे। विभागाध्यक्ष नहीं आए, हाथी नहीं आया। पत्नी थककर जमीन पर लेट गई। लगता है विभागाध्यक्ष को नीलकंठ दिख गया है। चलो हम भी चलें। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनो, मेरे कंधे पर पक्षी तोता था या नीलकंठ? पत्नी ने बहुत खुशी से पूछा। तोता था, रघुवर प्रसाद ने भी बहुत खुशी से कहा। हो सकता है नीलकंठ हो, पत्नी ने बहुत धीरे से कहा। दोनों नीलकंठ देखने निकले। घर से 2 कदम निकलने के बाद पत्नी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रघुवर प्रसाद ने पत्नी की हथेली को छुआ। गर्म थी। तुमको तो बुखार है, रहने दो, नहीं जाते, कमरे में रहेंगे। नीलकंठ को दिखना होगा तो वो खिड़की पर आकर बैठ जाएगा। नहीं, चलो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देर तक तालाब में नहीं डूबे रहना चाहिए, हो सकता है हमने नीलकंठ देख लिया हो। तुमने देख लिया हो तो लौट चलते हैं। पक्का नहीं है, चलो रिक्शा में चलते हैं, म्युनिसिपल के अस्पताल चलेंगे, रास्ते में नीलकंठ दिख जाएगा। घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे वे खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद रिक्शा देख रहे थे। पत्नी दूर क्षितिज की तरफ देख रही थी। क्या देख रही हो? रघुवर प्रसाद ने पत्नी को सहारा देने के लिए सटा लिया था। नीलकंठ देख रही हूँ। क्षितिज में नीलकंठ होगा भी तो दिखाई नहीं देगा। क्यों? अरे बहुत छोटा होगा, दिखाई तो देगा। इतना छोटा होगा कि दिखाई नहीं देगा। मुझे अपनी तरह से देखने दो, तुम अपनी तरह से आसपास देखो, पत्नी ने कहा।
रघुवर प्रसाद ने एक जाते हुए खाली रिक्शे को रोका। कहाँ जाना है? रिक्शे वाले ने पूछा। नीलकंठ देखने, पत्नी ने कहा। म्युनिसिपल अस्पताल चलो, रास्ते में नीलकंठ देख लेंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। लखोली गांव चलो, वहां बहुत नीलकंठ हैं। पहले अस्पताल चलो, फिर लखोली चले चलेंगे। पत्नी रघुवर प्रसाद के कंधे पर सिर रखे आंखें मूंदे थी। सो गई? अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, सो रही हूँ, दिखेगा तो मुझे बता देना। फिर उसने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शे वाले, रास्ते में नीलकंठ दिखे तो इनको बता देना। जब जब वह आंख मूंदती थी तो कहती थी कि देखते रहना और देखते ही बताना। देर करोगे तो उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो उड़कर जाते हुए दिख जाएगा। रिक्शे वाले से उसके पीछे चलने के लिए कहेंगे। नीलकंठ के पीछे पीछे रिक्शे वाले को कहां तक ले जाया जा सकेगा? मान लो उड़कर दूर उस पीपल के पेड़ पर बैठ गया। पीपल के पेड़ तक पहुंचने में देर लगेगी, वहां बैठा तो नहीं रहेगा। वहां से भी उड़कर आकाश की ओर ओझल हो गया तो? रघुवर प्रसाद रिक्शे वाले से कहेंगे, आकाश की तरफ ले चलो। फिर सोचेंगे आकाश की तरफ बहुत चढ़ाई चढ़नी होगी। तब वे रिक्शे वाले से कहेंगे, तुम रहने दो, यही हमारा रास्ता देखना, मैं रिक्शा ले जाता हूँ। अपनी पत्नी को रिक्शा चलाते हुए वे आकाश की ओर ले जाएंगे, पैडल मारेंगे और ऊंचे चढ़ जाएंगे। ऊपर बादल के टुकड़े रिक्शे पर लद जाएंगे। बादल का कोई वजन नहीं होता। किसी बादल में लोगों को न दिखने के लिए दशहरा के दिन नीलकंठ बैठा हुआ दिख जाएगा। पत्नी को दिखाएंगे, सोनसी देखो, नीलकंठ पेड़ पर दिख जाएगा, इसीलिए यहाँ भूरे बादल पर आकर बैठ गया, तुम भी देखो। यह भी हो सकता था कि नीलकंठ देखने की उत्कट इच्छा और उसके ना दिखने से ऊब जाएगा, उड़ते हुए सामने आए कि दोनों एक साथ उसे देख लें, फिर चला जाए। जाने के बाद भी नीलकंठ को जरूर लगेगा कि दोनों ने उसे देखा है या नहीं। शायद किसी एक ने देखा हो तो वह दोबारा आए, सामने सामने अपने नीले पंख फैलाए उड़ता रहे। फिर दोनों कहेंगे, हमने तुमको देख लिया, तब वह उड़कर चला जाएगा। अस्पताल में पर्ची कटाने की भीड़ थी। सोनसी बेंच पर बैठी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सोनसी को देखा। पुड़िया में उसने 4 गोली दी। 2-2 घंटे में एक गोली खाने को कहा। एक गोली अभी खा लेने के लिए कहा। सोनसी अस्पताल के नल के पास गई और गोली खाकर पानी पिया। चलो, सोनसी ने कहा। वही रिक्शा वाला अस्पताल के सामने खड़ा दिख गया। चलोगे? रघुवर प्रसाद ने रिक्शे वाले से पूछा। हाँ। दोनों रिक्शा में बैठ गए। कहाँ ले जा रहे हो? रघुवर प्रसाद ने कहा। नीलकंठ देखने, रिक्शे वाले ने कहा। जहां से आए थे वहीं चलो। जब घर आए तो देखा छोटू वहां बाहर साफ इस्त्री की हुई कुर्ता धोती पहने खड़ा था। रिक्शे से भैया को उतरते देख छोटू रिक्शे की तरफ दौड़ा और चिल्लाता गया, अम्मा, भैया भाभी आए। और छोटू ने भैया भाभी के पैर छुए। इतनी देर हो गई आए तुम लोगों को? भाभी ने पूछा। बहुत देर हो गई। पिताजी चारपाई पर लेटे थे। वहीं बोरे पर बैठी अम्मा गांव से लाई बरबटी काट रही थी। सोनसी और रघुवर प्रसाद ने अम्मा के पैर छुए। रघुवर प्रसाद पिता का पैर छूने वाले थे तो पिता ने कहा, रुक जाओ, उठकर बैठ जाने दो। वे पैर लटकाकर नीचे बैठ गए। रघुवर प्रसाद ने पैर छुए, फिर सोनसी ने उनके पैर छुए। सोनसी अम्मा के साथ बरबटी काटने वाली थी तो माँ ने कहा, जाओ पहले दोनों हाथ मुंह धो लो। दोनों हाथ मुंह धोने गए तो अम्मा उनके आज्ञा पालन से खुश होकर रघुवर प्रसाद के पिता की तरफ देखा। दोनों हाथ मुंह धोने गए तो अम्मा ने उनके आज्ञा पालन से खुश होकर रघुवर प्रसाद के पिता की तरफ देखा। रघुवर प्रसाद के पिता मुस्कुराए। भैया आज हाथी आया था? छोटू ने पूछा। नहीं, रघुवर प्रसाद ने कहा। आएगा? क्या मालूम, आए तो उसे हाथी पर बैठाकर घुमा देना, पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने देखा कि पत्नी एक कोने में बैठी बरबटी काटने लगी थी। उसे बुखार था, लेट जाती तो अच्छा था। छोटू बाहर खड़ा था, शायद वह हाथी का आना देखना चाहता था। अम्मा अपने साथ 2 कांसे की थाली, एक टठुलिया और अदरक कूटने के लिए एक काला गोल पत्थर लाई थी। सूपा चलनी लाना वह भूल गई थी। पूड़ी थी। रघुवर प्रसाद के पिता को लगता था कि काला पत्थर कसौटी का पत्थर है। पिता एक सोने की तांबाई अंगूठी पहने थे। सोने में तांबा अधिक मिला था। इस अंगूठी को उन्होंने पत्थर पर घिसकर देखा तो एक हल्की सुनहरी तांबाई लकीर खिंच गई थी। यह लकीर भी पत्थर के साथ साथ आ गई थी। रघुवर प्रसाद छोटू के पास गए। साफ कपड़े गंदे न हो जाएं, इसलिए वह गोटा पत्थर और पेड़ पर चढ़ने का खेल नहीं खेल रहा था। वह हाथी पर सवार होकर घूमने के कपड़े पहने था। उन्होंने छोटू से कहा, आज घूमने नहीं जाएंगे, तुम्हारी भाभी को बहुत बुखार है। भाभी को बुखार है? छोटू ने पूछा। हाँ। वह अंदर गया और कहा, अम्मा, भैया कहते हैं भाभी को बुखार है। सुनकर रघुवर प्रसाद परेशान हो गए।
होता यह है कि छोटू पहले कहता, घूमने नहीं जाएंगे? तब अम्मा पूछती, क्या हाथी नहीं आएगा? शायद ना आए, दशहरा का दिन है। पिता कहते, हाथी आएगा तो भी सब लोग कैसे जाएंगे, भाभी को तो बुखार है। छोटू कहता, इस तरह बात होती तो अच्छा होता। रघुवर प्रसाद झेप गए कि अम्मा पिता क्या सोचेंगे। अम्मा ने सोनसी से पूछा, बहू तुमको बुखार है? सोनसी ने बरबटी काटते सिर हिलाकर नहीं कहा। अम्मा उठकर सोनसी के पास गईं, माथा छुआ। है तो बहुत बुखार है, सुनकर पिता उठकर बैठ गए। सोनसी की आंख छलछला आई थी, शायद उसे मायकी की याद आई हो। अम्मा ने उसके सिर को छाती से चिपका लिया। चल लेट जा। डॉक्टर को दिखाया था? रघुवर प्रसाद से पिता ने पूछा। जी गोलियां दी हैं। गोलियां कब खानी है? 2-2 घंटे में। समय हो गया? हाँ। कहाँ है गोली? बहू को दे दो। छोटू भाभी को एक गिलास पानी दो। रघुवर प्रसाद ने गोली निकाली। छोटू पानी लेकर भाभी के पास गया। रघुवर प्रसाद ने छोटू को गोली दी कि वह भाभी को दे दे। गोली खाने के बाद अम्मा ने उसे बोरे पर लिटा दिया। सोनसी की पिछौरी रखी थी, उसी को उड़ा दिया। अम्मा खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अम्मा को खाना बनाते जानकर सोनसी उठी तो पिता ने कहा, बहू लेटी रहो। सोनसी लेट गई। उसने पिछौरी ओढ़ी और थोड़ी देर में सो गई। पिता ने रघुवर प्रसाद से धीरे से कहा, झोला दो। फिर उन्होंने रघुवर की मां से पूछा, कुछ लाना तो नहीं है? नहीं, रघुवर की मां ने कहा, मैं आता हूं, खाना बनते तक आ जाऊंगा। झोला लेकर वे चले गए। सोनसी का बुखार उतर गया था। हाथ मुंह धोकर मां के कहने से उसने खाना खाया तो और अच्छा लगा। छोटू कुर्ता धोती को लगातार गंदा होने से बचाए हुए मन ही मन हाथी का रास्ता देख रहा था कि आ जाए। कोई नहीं जाएगा तो वह अकेला हाथी पर बैठकर घूम आएगा। सोनसी को अच्छा लगा तो वह घर का काम करने लगी थी। जहां सोनसी लेटी हुई थी वहीं रघुवर प्रसाद जाकर लेट गए। छोटू, बाहर से पिता आवाज दे रहे थे। देख हाथी आ रहा है क्या? छोटू दौड़ता हुआ बाहर आया। हाथी आ रहा था। अम्मा रघुवर प्रसाद भी बाहर आ गए। पिता कमरे के अंदर आए और झोला रखकर बोले, बहू मुर्रा लाया हूं, तुम लोग खा लेना। पिता भी बाहर आ गए। साधु बिना हाथी को बैठाए हाथी के ऊपर से उतर आया। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के आजू बाजू पैर जमाते हुए जैसे पहाड़ से उतरते हैं, हाथी पर 2 कदम इधर उधर रखकर वह नीचे उतर आया था। उतरते ही कंधे के अंगोछे को झटकार कर उसने फिर कंधे पर जमा लिया। वह धोती को ढीले लपेटे हुए और पीला कुर्ता पहने हुए था। कुर्ता का रंग फीका पड़ गया था। कपड़े साफ थे और इस्त्री किए हुए था। दशहरे का दिन था, शायद इसलिए। छोटू बहुत उत्साही था। रावण भाटा चलोगे? साधु ने रघुवर प्रसाद से पूछा। वहां बहुत भीड़ होगी। हाथी के गले में घंटी नहीं है ना, लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि हाथी आ रहा है? रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी का आना बहुत दूर से दिख जाता है, इसे देखने की खबर हो जाती है और दूसरों को मालूम पड़ जाता है। फिर भी, रघुवर प्रसाद ने कहा, चलिए कुछ नहीं होता। छोटू भी जाएगा, पिता ने कहा। बहू भी जाएगी, रघुवर प्रसाद की मां ने कहा। वह अंदर गई। बहू जल्दी तैयार हो जा, हाथी पर घूमा। सोनसी ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया। बहू अभी तो 2 साड़ी नहीं रखी होगी? हाँ अम्मा, सोनसी ने धीरे से कहा। लाल साड़ी पहन लेना। हाँ अम्मा। अम्मा ने खटिया से तहाया हुआ बिस्तर उठाकर नीचे जमीन पर बिछे बोरे पर रख दिया। दरी उठाई और खटिया को खड़ी किया। दरी को अम्मा ने खटिया पर टांग दिया। खटिया की आड़ में साड़ी बदल लेना। सोनसी नई लाल साड़ी लेकर खटिया की आड़ में चली गई। नीचे बैठकर उसने पोलका पहना, फिर लाल साड़ी पहनी। खटिया की आड़ से वह निकल आई थी। बिंदी लगाई? अम्मा ने पूछा। हाँ अम्मा। पैर पट्टी पहन लेना। सोनसी ने पैर पट्टी को उतार दिया था। हाँ अम्मा। रघुवर, अम्मा ने बुलाया, तू भी कपड़ा बदल ले। अम्मा ने रघुवर के पिता का कुर्ता, जो करीब 15 साल पुराना होगा, झोले से निकाला। गमछे में तहा हुआ कुर्ता था, धोती निकाली। ले पहन ले। रघुवर प्रसाद पिता से लंबे थे। कुर्ता बड़ा था। पिता बाह कलाई के पास मोड़ लेते थे। रघुवर प्रसाद भी खटिया की आड़ में चले गए। कुर्ता ठीक हुआ था।
लंबाई में कुछ छोटा लगता था। रघुवर प्रसाद ने धोती पहनी। गांव की बनी धोती थी, मोटी खादी की तरह थी। धोती की सुनहरी किनार थी। बालों में पानी लगाकर रघुवर प्रसाद ने कंघी की। कोसे के कुर्ते और सुनहरी किनार की धोती में रघुवर प्रसाद सुंदर लग रहे थे। सोनसी कमरे में जहां होती कुछ अधिक उजाले में लगती। जहां गुंडी रखी थी वह हिस्सा कमरे का अंधेरा कोना लगता था। सोनसी उधर होती तो वह हिस्सा अधिक उजाले का लगता। सब नंगे पैर हाथी पर बैठने के लिए निकले। साधु हाथी पर पहले बैठा हुआ तैयार था। पास पड़ोस के लोग भी बच्चों सहित अच्छे कपड़े पहने हुए रावण भाटा जाने के लिए तैयार थे। जा रहे लोग थोड़ी देर के लिए हाथी के पास रुक जाते। जा रहे लोग रंग बिरंगी साड़ी कपड़े पहने औरतों, लड़कियों, आदमियों, बच्चों का झुंड थे। हाथी पर चढ़ने के पहले रघुवर प्रसाद और सोनसी ने पिता और अम्मा के पैर छुए। जब रघुवर प्रसाद हाथी पर चढ़ने लगे तो सब खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। फिर रघुवर प्रसाद की पत्नी, इसके बाद छोटू चढ़ा। साधु ठीक से बैठने में सबकी सहायता कर रहा था। छोटू साधु को पकड़कर बैठा था, सोनसी रघुवर प्रसाद को। कमरे के दरवाजे के पास अम्मा और पिता खड़े थे। हाथी की पीठ पर गन्ने के पत्ते की गद्दी बंधी थी। हाथी नहाया धोया और सजाया हुआ दिख रहा था। सब बैठ गए, तब हाथी चलने लगा। रावण भाटा की ओर जाती दो औरतों ने हाथ जोड़कर रघुवर प्रसाद, सोनसी और छोटू की झांकी को प्रणाम किया। जब हाथी आगे बढ़ा तो अम्मा ने कहा, कितनी अच्छी जोड़ी है, छोटू लक्ष्मण लगता है। पिता ने कुछ नहीं कहा। आगे दाहिने हाथ की तरफ अमराई थी। साधु हाथी को उधर से ले गया। थोड़ी देर बाद दूर हो रहे अंधेरे में धुंधला रावण दिखा। अंधेरा होते ही रावण पटाखों के साथ जल उठा। हाथी पर बैठे उन लोगों पर रावण के जलने का प्रकाश सिमट कर आ गया था। पेड़ों के बीच में लपट के प्रकाश में सब क्षण भर दिखे। साधु ने हाथी को लौटाया कि अंधेरा हो गया था। लौटने वालों की भीड़ का रेला आएगा तो हाथी को तेज चलाना मुश्किल होगा। छोटू बहुत खुश था। लौटते समय कुछ दूर तक जब तक फूटता पटाखा उन्हें सुनाई दे रहा था। पिता को छोड़ रात को सब जमीन पर सोए थे। चौके की तरफ सोनसी, फिर अम्मा, छोटू, रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद के बाद पिता चारपाई पर सोए थे। छोटू पहले पिता के साथ लेटा, फिर जमीन पर आ गया। आधी रात हो गई थी। रघुवर प्रसाद और सोनसी जाग रहे थे। रघुवर प्रसाद को मालूम नहीं था कि सोनसी जाग रही है। सोनसी को मालूम था कि रघुवर प्रसाद को नींद नहीं आ रही है। रघुवर प्रसाद धीरे से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद का मन हुआ कि वे खिड़की से कूदकर उस पार चले जाएं। वे कूदने को थे, तभी सोनसी उनके पास आकर खड़ी हो गई। रघुवर प्रसाद बिना आवाज किए कूदे। सोनसी जब कूदने को हुई तो रघुवर प्रसाद ने फुसफुसाकर उससे कहा, तुम धीरे कूद नहीं पाओगी, तुम मेरी पीठ पर लग जाना। रघुवर प्रसाद खिड़की की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। सोनसी खिड़की की चौखट पर पैर लटकाकर बैठ गई। मैं धीरे से कूद जाती हूं। नहीं, रघुवर प्रसाद ने कहा। तब सोनसी रघुवर प्रसाद के गले में हाथ डालकर लटक गई। पीठ पर सोनसी को लादे रघुवर प्रसाद घूमे। दोनों ने कमरे को अंदर देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा है। छोटू अम्मा के ऊपर एक टांग रखे सो रहा था। पिता दीवार की तरफ करवट लेकर सो रहे थे। कमरे में खिड़की का हल्का उजाला था। खिड़की के कारण अंधेरे की एक हल्की परत कम थी। सोनसी ने पीठ पर लदे हुए उस जगह को देखा जहां वह लेटी हुई थी, उस जगह को जहां रघुवर लेटा हुआ था। खिड़की का सीधा उजाला पानी की गुंडी में पड़ रहा था। सोनसी ने देखा कि गुंडी में ढक्कन नहीं लगा था। छोटू ने पानी निकाला होगा और ढक्कन लगाना भूल गया। सोनसी उतरने उतरने को थी कि रघुवर प्रसाद ने गले में लिपटे सोनसी के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उतरने दो, गुंडी खुली है। खुली रहने दो, कहकर रघुवर प्रसाद सोनसी को लादे हुए अंधेरे में चलने लगे। गिरा मत देना। नहीं गिरोगी, पगडंडी का मुझे अंदाजा है। गहरी रात की शांति थी।
इस शांति में सबकी अलग अलग शांति थी। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे पीपल की शांति थी, अनजाने पेड़ों के नीचे से वे गुजरे, इस पेड़ के नीचे अनजान पेड़ों की शांति थी। सोनसी रघुवर प्रसाद के कंधों में लदी, रघुवर प्रसाद के हर कदम में धीरे से उछलती जाती और हूं हूं अलापती। यह बोलना पेड़ों, तालाबों, चट्टानों के प्रत्येक एकांत में सुनाई दे रहा था। ऐसा था कि दोनों जागे थे और सब कुछ नींद में झूम रहा था। पेड़ नींद में पेड़ थे, तालाब नींद में तालाब था, आकाश नींद का आकाश था, पक्षी नींद के पक्षी थे, वातावरण नींदमय था। सोनसी ने भारी पलकों को खोलकर देखा तो जगह जगह चमकी से चौक पूरे हुए दिख रहे थे। हो सकता है अभ्रक की बारीक धूल से चौक पूरे हो गए हों। तारों के प्रकाश से ये चमचमाते से थे। इन जगहों को देखकर वहीं ठहर जाने की जल्दी सोनसी को हुई। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? यहीं रुक जाओ। रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। सोनसी अपने पैरों को रघुवर प्रसाद की कमर में लपेटना चाहती थी, पर साड़ी के कारण वह लपेट नहीं पा रही थी। मेरे पैर दुख रहे हैं। तुम तो नहीं चल रही हो, तुम्हारे पैर क्यों दुख रहे हैं? हाथ भी दुख रहे हैं। नहीं दुख रहे हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। पैर लटके लटके दुख रहे हैं और तुम्हारे हाथों की पकड़ से हाथ टूट रहे हैं। अच्छा, हाथ छोड़ना नहीं, कहकर रघुवर प्रसाद ने अपने दोनों हाथ पीछे से ले जाकर सोनसी की साड़ी को घुटने के ऊपर तक उठाया और कहा, अब कमर में पैर लपेट लो। सोनसी ने रघुवर की कमर में पैर लपेटे तो रघुवर प्रसाद ने सोनसी के कूल्हे के नीचे दोनों हथेलियों को बांधकर धीरे से ऊपर उछाला तो सोनसी के हाथ रघुवर प्रसाद की गर्दन पर ढीले हो गए। रघुवर प्रसाद अब बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। अब ठीक है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ ठीक है, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद तालाब के किनारे किनारे चलने लगे। सोनसी तालाब में रघुवर प्रसाद की परछाई के ऊपर अपनी लदी परछाई को देख रही थी। रघुवर प्रसाद सोनसी को लादे हुए धीरे से तालाब में उतर गए। घुटने तक रघुवर प्रसाद की धोती भीग गई। थोड़ी देर चुपचाप तालाब में खड़े रहे। तालाब से निकले तो और अच्छा लगा। तालाब के पास एक टीला था। रघुवर प्रसाद सोनसी को लादे टीले पर चढ़ने लगे। यह टीला नींदमय टीला था। सोनसी ने कहा, मुझे उतार दो, तुम बहुत थक गए होगे, मैं तुम्हें बहुत थकाती हूं। टीले के ऊपर सूखे पत्तों का ढेर था। उसी के पास सोनसी को रघुवर प्रसाद ने उतारा। उन पत्तों के अंदर के अंधेरे में चार जुगनू पास पास चमक रहे थे। सोनसी ने पत्तों को हटाया तो जुगनू एक एक कर उड़ गए। उड़ते हुए जुगनुओं की चमक की परछाई उन्होंने तालाब में देखी। सोनसी रघुवर प्रसाद की बाह से सिर टिकाए खड़ी थी। तालाब में तारों की परछाई थी। किसी मछली के कारण तालाब का पानी हिला तो सोनसी ने देखा कि कुछ तारों की परछाई तैरते तैरते धीरे धीरे पास पास हो गई। सोनसी ने ऊपर आकाश में देखा तो कुछ तारे पास पास आए दिखे जैसे पहले दूर थे। सोनसी रघुवर प्रसाद से सटी सटी बैठते हुए वहीं लेट गईं। सोनसी के पैर ढलान की तरफ थे। तुम्हारे कंधे पर चंद्रमा बैठा है, सोनसी ने लेटे लेटे हाथ उठाए हुए कहा, जैसे वो रघुवर प्रसाद को बुला रही हो। और रघुवर प्रसाद बहुत दूरी पर थे। रघुवर प्रसाद खड़े खड़े सोनसी को देख रहे थे। सोनसी को लगा रघुवर प्रसाद के कंधे पर बैठा चंद्रमा पास आ रहा है। सोनसी ने पास आने के सुख की चमक को सहने के लिए आंख मूंद लिए थे। खड़ी होकर सोनसी ने देखा कि तालाब प्रकाशित तालाब था। तालाब का तल प्रकाशित तल दिख रहा था। क्या चंद्रमा तालाब में डूब गया है? सोनसी ने रघुवर प्रसाद से पूछा। हाँ, तालाब में डूब गया है। देखो, एक प्रकाशित मछली चंद्रमा की तरफ आ रही है। तालाब की काई प्रकाशित हरी है। चंद्रमा तारे तालाब के पानी से धुल गए हैं। आकाश में इनको देखो तो ये सब शीतल स्पष्ट हैं। हाँ, बस उतने ही तारे धुले हैं जिनकी परछाई हमें तालाब में दिख रही है। बाकी तारे उतने शीतल और स्पष्ट नहीं हैं। चंद्रमा शीतल और स्पष्ट है। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा, प्रकाशित जल में डूबे हुए चंद्रमा के पास नहाएंगे।
चंद्रमा के पास मैं नहीं नहाऊंगी। अच्छा, चंद्रमा से दूर नहाएंगे। कपड़े उतार कर चंद्रमा से दूर दोनों तालाब में कूद गए। देर तक डुबकी लगाकर दोनों नहाते रहे। चंद्रमा तुम्हारे पास चोरी चोरी आ रहा है, रघुवर प्रसाद ने कहा। ओह माँ, सुनासी ने कहा, और वह तैरते हुए चंद्रमा से दूर चली गई। चलो बाहर निकलो, सबके जागने का समय हो रहा है, बूढ़ी अम्मा गुस्से से बोली। वह तालाब के किनारे खड़ी थी। बूढ़ी अम्मा, चाय है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। नहीं, चाय पीते तक सब जाग जाएंगे, जल्दी भागो। अच्छा अच्छा, रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा चली गई। जल्दी बाहर निकलो, सोनसी ने कहा। सोनसी ने पश्चिम की दिशा की तरफ 10 तारों को पतंग की आकृति में जाते हुए दूर देखा। पूर्व से तारे अलग अलग आकृतियों में एक के बाद एक इकट्ठे होकर पश्चिम की तरफ इकट्ठे हो रहे थे। पूर्व से सूर्य उदित होने की तैयारी कर रहा था। दोनों दौड़ते हुए घर की तरफ लौट रहे थे। घर के थोड़ा पास पहुंचे होंगे तो चिड़िया ने चहचहाना शुरू कर दिया। कुछ और पास पहुंचे तो कोयल कूकने लगी। रघुवर प्रसाद खिड़की के अंदर गए तो गाय के रंभाने की आवाज आई। सोनसी कमरे के अंदर गई तो धूप का फीका टुकड़ा बिना आवाज के कमरे में घुस रहा था। अपनी जगह रघुवर प्रसाद आंख मूंद कर लेट गए। सोनसी अपनी जगह आंचल से मुंह ढांक कर सो गई। तभी चुपके से पिता उठे और धीरे से दरवाजे का एक पल्ला खोलकर बाहर चले गए। दरवाजा ज्यादा खोलते तो दरवाजे का पल्ला छोटू के सिर पर लगता। पल्ले अंदर की तरफ खुलते थे। इसके बाद अम्मा उठी, फिर छोटू उठा। अम्मा ने रघुवर प्रसाद को उठाया। रघुवर प्रसाद दोनों पट खोलकर बाहर चले गए। पिता सामने नीम के पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठे थे। सड़क पर घास से लदी 2 बैलगाड़ी जा रही थीं। दूसरी बैलगाड़ी के पीछे एक ऊंची गाय बैलगाड़ी में लदी घास में मुंह मारने के लिए पीछे पीछे जा रही थी। गाय ने घास का एक छोटा पूड़ा खींचकर सड़क पर गिरा दिया। बैलगाड़ी वाले को मालूम नहीं पड़ा। अम्मा ने बहू को उठाया। वह जाग रही थी। सिर से आंचल को हटाकर वह उठी। अम्मा ने देखा कि बहू पोलका पहने हुए नहीं थी। अम्मा ने छोटू से बाहर रघुवर प्रसाद के पास जाने को कहा। छोटू चला गया। बहू पोलका नहीं पहनी? अम्मा ने पूछा। सुनते ही वह आंचल से कंधा ढांकते हुए खिड़की से कूदने को हुई तो अम्मा ने रोका। दूसरा पोलका पहन ले, रघुवर से बोल दे वो उठा लाएगा, कहकर अम्मा बाहर आई। रघुवर देख तो अंदर क्या काम है। रघुवर अंदर गए। सोनसी ने धीरे से कहा, पोलका वहीं रह गया है, ले आओ। पहनी तो हो, आलस में रघुवर प्रसाद ने कहा। यह दूसरा है, किसी ने देखा है? अम्मा ने कहा है। रघुवर प्रसाद खिड़की से कूद गए। बूढ़ी अम्मा बैठे बैठे सीख की झाड़ू से सामने बुहार रही थी। एक हाथ थक जाता तो दूसरे हाथ से बुहारती। रघुवर प्रसाद ने भागते हुए कुछ नहीं कहा, पर बूढ़ी अम्मा ने सुना कि रघुवर प्रसाद ने कहा, बूढ़ी अम्मा बहुत मेहनत करती हो। लौटते समय रघुवर प्रसाद ने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैंने चाय अभी तक नहीं पी। बूढ़ी अम्मा ने सुना रघुवर प्रसाद ने कहा है, घंटे 2 घंटे के लिए सोनसी को काम करने के लिए बुला लिया करो। इतने में रघुवर प्रसाद ने देखा कि पोलका के बदले वे तालाब से कमल का फूल तोड़ लाए हैं। पलटकर दौड़ते दौड़ते उन्होंने टीले के पास देखा कि वहां भी बूढ़ी अम्मा पेड़ों के नीचे की एक बहुत छोटी जगह बैठे बैठे बुहार रही थी। रघुवर प्रसाद ने कहा, बूढ़ी अम्मा, क्या पूरा जंगल बुहारती हो? बूढ़ी अम्मा ने सुना कि रघुवर प्रसाद ने कहा, पूरी दुनिया बुहारती हो? मैं बहुत बूढ़ी हूं, बूढ़ी अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद ने सुना, हाँ। रघुवर प्रसाद ने छुपकर खिड़की से देखा कि पिता झोले से मुर्रा निकालकर थाली में रख रहे थे। अम्मा ने रघुवर प्रसाद को खिड़की के पास देख लिया था। रघुवर प्रसाद पिता के कारण अंदर नहीं घुस रहे थे। तुम थोड़ा बाहर जाओगे? अम्मा ने कहा। क्यों? थोड़ा नमक मिर्च और सरसों का तेल देना। अम्मा पिता के पास गईं और मुर्रा की थाली खींचते हुए धीरे से कहा, काहे मेहरापा करते हो? पिताजी बेमन से उठे तो खिड़की के बाहर खड़े रघुवर प्रसाद पिताजी बेमन से उठे तो खिड़की के बाहर खड़े रघुवर प्रसाद दिखा। वहां क्या कर रहा है? कमल का फूल तोड़ने गया था, आपकी पूजा के लिए। अच्छा ठीक है। मुट्ठी में रघुवर प्रसाद पोलका छुपाए हुए अंदर कूद गए और कमल का फूल पिता को दिया। सफेद कमल का फूल। बहू तुम नहा लो, अम्मा ने कहा। अम्मा मैं नहा ली, सोनसी ने कहा। सोनसी को लगा कि कहीं पर गलती हो गई। कब नहाई? अम्मा ने कहा। अम्मा भूल गई।
उसे लगा नहीं कहना था। रात को उठकर उसने देखा था कि सोनसी और रघुवर दोनों कमरे में नहीं थे। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से गए होंगे। पहले मैं तालाब में नहाई थी। मैं सोची कि सुबह हो गई है। नहाने के बाद भी सुबह नहीं हुई तो फिर लेट गई। धीरे से सोनसी ने कहा, ठीक है ठीक है। अच्छा, हम लोग नहाने जाते हैं। पिता झोले में अपने और रघुवर की माँ के कपड़े जमा लिए थे। यहाँ खिड़की से चले जाइए, पास ही तालाब है, एकांत रहता है, रघुवर प्रसाद ने कहा। हमारी उम्र नहीं है, वहीं नहाएंगे जहां डूबने पर कोई बचाने के लिए हो। मैं भी चलूं? तुम भी नहा लिए हो ना? जी, रघुवर प्रसाद ने कहा। पिता को खांसी आई। खखार कर वे खिड़की से बाहर थूकने वाले थे तो अम्मा ने रोका। अरे अरे, यहाँ नहीं थूको, बाहर नाली में जाकर थूको। बच्चे खिड़की नीचे बैठे रहते हैं, रघुवर आना जाना करता है, यह पनाला नहीं है, अम्मा ने कहा। पिता थूकते थूकते रुक गए। दरवाजे से बाहर गए। पिता थूकते तो खिड़की से दिख रहे आकाश पर छींटे पड़ जाते। कपड़ों का झोला पिता के हाथ में था। रघुवर की माँ छोटी सी दुबली पतली थी। दोनों के बाल सफेद हो गए थे। चलते चलते पिता कभी माँ का सहारा लेते, कभी माँ पिता का सहारा लेती। छोटू, तू भी माँ के साथ क्यों नहीं चला गया? अम्मा ने मना कर दिया, कहा यहीं बाल्टी से नहा लेना। दोनों नंगे पैर गए थे। पिता की चप्पल बाहर थी। कमरे के अंदर एक खोखा था। इस खोखे के अंदर जूते चप्पल रखे जाते थे। पिता को चप्पल घर के अंदर लाना अच्छा नहीं लगता था। रघुवर प्रसाद जूता बाहर उतारकर हाथ में लेकर खोखे में रख देते। अम्मा चप्पल नहीं पहनती थी। गांव के घर के बाहर बाल्टी रखी होती थी। घर के अंदर आने के पहले पैर धोकर आना पड़ता था। छोटू चप्पल खरीद लेता पर बहुत कम पहनता था। छोटू के सामने सड़क का एक कुत्ता पिता की एक चप्पल उठाकर भाग गया। छोटू हट हट कहता कुत्ते के पीछे दौड़ा तो कुत्ता और जोर से भागा और खेत की तरफ झाड़ियों में कहीं घुस गया। छोटू की आवाज सुनकर रघुवर भी दौड़े। क्या हुआ? कुत्ता पिता की चप्पल लेकर भाग गया। किधर गया? उधर कहीं झाड़ियों में घुस गया। दोनों ने झाड़ियों में चप्पल को ढूंढा। चप्पल कहीं नहीं मिली तो लौट आए। एक अकेली चप्पल थी। पिता आए तो आते ही छोटू ने कहा, कुत्ता आपकी एक चप्पल ले गया। अरे, हम दोनों ने ढूंढा, चप्पल नहीं दिखी। आपसे कहता था अंदर खोखे में रख दीजिए, माने नहीं। मिल जाएगी, अम्मा ने कहा। अम्मा के कंधे पर धुले हुए कपड़े थे। पिता छोटू के साथ चप्पल ढूंढने गए। पीछे पीछे रघुवर भी गए। चप्पल नहीं मिली। चप्पल का खो जाना पिता को अखर रहा था। फिर भी उन्होंने रघुवर की मां से कहा, 6 महीने हो गए, बहुत पहन ली। जवाब में रघुवर की मां कहना चाहती थी, 6 महीने नहीं, 2 महीने हुए हैं, पर नहीं कहा। दोपहर को अम्मा पड़ोस में चली गई थी। पिता खाली झोला लेकर चले गए थे। पिता जब भी बाहर निकलते थे खाली झोला लेकर निकलते थे। उन्हें लगता था कि बहुत जरूरत की चीज बहुत सस्ते में कभी भी अचानक दिख जाएगी तो खरीद कर रखने के लिए झोला होना चाहिए। झोला नहीं भूलते थे, पैसे भूल जाते थे। जब पैसे नहीं होते तो याद आने पर भी नहीं रखते थे। कैसे रखते? ऐसे में झोला साथ में रखने का क्या मतलब था? उनका यह मतलब तो नहीं था कि जरूरत की चीज झोले में ले आएंगे और पैसे बाद में दे जाएंगे। उन्हें लगता था कि उधार लेने का समय अब निकल चुका है। जब चुकता करने का समय निकल जाता है तो उधार लेने का समय भी चला जाता है। कितनी चीजें होती हैं पर ये जान जाते हैं कि वे हमारे लिए नहीं हैं। छोटा सा बच्चा जान जाता है। छोटू जान गया था। देख लेने से वस्तुओं को पा जाने का सुख मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मिठाई को देखते ही खाने का सुख। ऐसा होता तो दिखाने के लिए थोड़ी चीजें होती और सबकी जरूरत पूरी हो जाती। अनजानी खुशी सोच समझकर हुए दुख को भी दूर कर देती थी। रघुवर प्रसाद ने कहा, सोनसी, तुम्हारे पास पैसे होंगे? पिता के लिए चप्पल ले आते। हैं, 25 रुपए हैं, हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, मेरी माँ ने दिए थे, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद खुशी खुशी छोटू को साथ ले चले। पर नाप के लिए पिता के साथ आते, छोटू ने कहा। नाप के लिए पिता की चप्पल है। रघुवर प्रसाद पिता की चप्पल पतलून की जेब के अंदर घुसाए हुए थे। चौथाई चप्पल बाहर दिख रही थी। गोल बाजार में चप्पल जूते की दुकानें ऐसी थीं कि दरी के ऊपर चप्पल जूतों की ढेरी लगी थी। दोनों ने मिलकर पिता के नाप की काले रंग की चप्पल छांटी।
जेब में पिता की पुरानी चप्पल रघुवर प्रसाद रखे थे। नई चप्पल अखबार से लिपटी छोटू के पास थी। वह नंगे पांव थिरक रहा था। सड़क पर माचिस की खाली डिब्बी पड़ी थी। छोटू ने चलते चलते उसे ठोकर मारी। आगे माचिस के पास पत्थर का टुकड़ा था। छोटू, पत्थर के टुकड़े पर न लगे, नहीं तो चोट लग जाएगी। परंतु छोटू ने निशाना साध कर माचिस को मारा। भैया, पत्थर को तुम मारोगे, तुम जूता पहने हो। नहीं, पत्थर बड़ा है, जूता खराब हो जाएगा, रघुवर प्रसाद ने कहा। चप्पल देखकर अम्मा और सोनसी बहुत खुश हुईं। चप्पल को खिड़की के नीचे छोटू ने रख दिया। अम्मा ने गांव के घर की तरह बाल्टी में पानी बाहर दरवाजे के पास रखवा दिया। बाल्टी छोटे परे से ढकी थी। अब पैर धोकर सब कमरे में आने लगे थे। रात में बाल्टी को अंदर रख दिया जाता। पिता झोले को कंधे पर रख पैर धोकर आए। पिता का ध्यान चप्पल की तरफ नहीं जा रहा था। सोनसी से रहा नहीं गया। वह चप्पल उठाई और सामने पिता के पैर के पास रख दी। अरे, किसकी चप्पल है? पिता ने पूछा। फिर गुस्सा हुए। नाप के लिए मैं जाता तो ठीक था, छोटी दिख रही है। नाप के लिए आपकी एक बची चप्पल लेकर गए थे, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, कहकर पिता मुस्कुराए। उन्हें चप्पल बिल्कुल ठीक हुई। वे पहने कमरे में घूमते खड़े रहे। बाहर से थके आए थे। अम्मा ने कहा, खटिया पर बैठकर सुस्ता लो। थका नहीं हूं, पिता ने कहा। लेटना मत, चप्पल पहने बैठे रहना, अम्मा ने कहा। रघुवर की मां की सलाह को पिता ने मान लिया। वे चारपाई पर बैठ गए। चप्पल पहने हुए उनके पैर अच्छे लग रहे थे। इतने में रघुवर की मां पास आकर बैठ गई और चप्पल को देखते हुए पूछी, अच्छी है? हाँ। तभी उन दोनों का मन खिड़की से उस पार जाने को हुआ। चलो, चप्पल उतारकर पिता ने कहा। सहारा देने के लिए रघुवर प्रसाद खिड़की से दूसरी तरफ चले गए थे। पिता स्टूल के सहारे खिड़की की चौखट पर बाहर पैर लटकाकर बैठ गए। रघुवर ने उन्हें नीचे उतार लिया। स्टूल पर पैर रखकर अम्मा चढ़ी तो सोनसी ने सहारा दिया। रघुवर ने मां को संभाल कर नीचे उतार लिया। वहां उतने में ही इतना अच्छा लगा कि पिता आगे चल पड़े थे। पीछे पीछे मां थी। रघु, तुम नहीं चलोगे? पिता ने पूछा। रघु नहीं जा रहा है, रघुवर की मां ने कहा। पिता ने मुड़कर देखा तो रघुवर, सोनसी खिड़की पर खड़े थे। सोनसी सिर ढांके हुए थी। वह रघुवर का दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी। पिता मुड़े थे, तब भी सोनसी और रघुवर उसी तरह खड़े रहे। रघुवर को भी ध्यान न रहा। पिता ने कहा, पीछे देखो तो। रघुवर की मां ने मुड़कर देखा और कहा, देख लिया। आगे जाकर पिता ने पूछा, छोटू कहाँ है? कहीं खेलने गया, अभी तक नहीं आया। वह भी आ जाता। रघु के साथ आ जाएगा। तुम झोला नहीं लाए? रघुवर की मां ने पूछा। मैं भूल गया। अरे, यहाँ क्या मिलेगा? मकोई, बेर, कांदा कुछ तो मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो तालाब में झोला धोकर ले आएंगे। इसी पगडंडी से चलो, दूर बरगद का पेड़ दिख रहा है। रास्ते में एक बड़ा बंदर एक पेड़ से उतरकर दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। धुआं उठ रहा है उधर, पिता ने कहा। बूढ़ी अम्मा रात के खाने की तैयारी कर रही होगी। अभी तो सूरज भी नहीं ढला। उजाले उजाले काम करने में अच्छा रहता है। हाँ। बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी दिखी। जब ये वहां पहुंचे तो एक बंदरिया पेट में बच्चा चिपकाए अचानक कूदते हुए बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। अभी डूबते सूर्य का प्रकाश हो रहा था। इधर सूर्य इस तरह डूब रहा था जैसे यह पश्चिम की जगह है। पूरा पश्चिमी डूबते सूर्य से हल्का लाल प्रकाशित हो रहा था। डूबते सूर्य का प्रकाश इतना था कि सूर्य यहीं कहीं पास में डूब रहा था और उसका डूबना बहुत देर से डूबना था। सूर्य का डूबना ठहरा हुआ डूबना था। आसपास और दूर दर से पक्षी इधर के पेड़ों की तरफ लौट रहे थे। यह पूरी जगह अभी बसेरे की जगह में बदल रही थी। यहाँ जीवन इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है बहुत जी गए और मृत्यु यहाँ से बहुत समीप हो, पिता ने कहा। इतना अच्छा कि बहुत जीने के बाद भी बचा हुआ है। मृत्यु यहाँ से पास हो, परंतु वहां तक पहुंचना बहुत देर लगेगी। ठीक कहती हो, देर का जीवन बचा है। क्या हम यहाँ से मृत्यु को देख सकते हैं? बचे जीवन को देख लेने के बाद फुर्सत मिलेगी तब। जीवित आंख से मृत्यु नहीं, जीवन दिखता है। हाँ। उनकी आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा बाहर आ गई थी। हवन के धुएं की गंध आ रही थी।
बूढ़ी अम्मा ने दोनों को देखते ही जीते रहो कहा। छोटू नहीं आया? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। नहीं आया। बूढ़ी अम्मा ने दोनों के लिए चाय बनाई। रघु की मां ने सहायता की। चाय जल्दी बन गई थी। चाय पीकर दोनों पगडंडी पगडंडी घूमते रहे। थोड़ी देर तक उनके आगे आगे एक बंदर पूंछ उठाए दौड़ रहा था, फिर कहीं चला गया। वे दोनों डूबते सूर्य के पश्चिमी केंद्र में थे, इसलिए उजाले में थे। उसी उजाले में दोनों जा रहे थे। उसके बाहर उजाला कम हो गया था। एक तालाब में लाल कमल था, एक छोटे तालाब में सफेद कमल थे। पिता छोटे तालाब के अंदर घुसे और 2 कमल के फूल तोड़े। तुम भी तोड़ लो। नहीं, मुझसे नहीं बनेगा। इसे तोड़ो, यह पास है। रघु की मां अंदर घुसी और उसने भी एक फूल तोड़ा। दोनों टीले पर चढ़ गए। पत्तों के ढेर के पास रघु की मां को सोनसी की एक पैर पट्टी मिली। दोनों लौटने लगे। रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे चौड़ी पंखुड़ियों वाले सफेद फूल पड़े थे। पेड़ फूलों से लदा था। पिता को फिर झोला की याद आई। झोला होता तो झोले में फूल भर लेते। याद दिलाई तो थी, याद करने के बाद फिर भूल गए। रघुवर की मां के मन में आया कि वह एक फूल चोटी में खोस लेती, पर नहीं खोसी। पिता के मन में आया कि रघुवर की मां की चोटी में वे एक फूल खोस देते, पर नहीं खोसे। पेड़ के नीचे से जब ये आगे बढ़े तो फूलों की सुगंध इनके साथ हो गई, पर इनको पता नहीं था। पहले एक फूल की सुगंध इनके साथ हुई, फिर बहुत से फूलों की सुगंध इनके साथ हो गई। सूर्य के डूबने का पश्चिमी केंद्र उनके साथ साथ चला जा रहा था, इसीलिए उनके साथ संध्या का उजाला था। वे दोनों खिड़की के पास गए तो देखा कि रघु किताब पढ़ रहा था। छोटू भाभी के पास बोरे पर लेटा हुआ था। वह अपनी पेटी खोलकर कुछ उठाना धरना कर रही थी। इतने में सबने एक साथ खिड़की की तरह देखा। शायद आहट आई थी, पर दोनों चुपचाप आए थे। आहट नहीं थी, पर सबको एक साथ फूलों की सुगंध आई थी। उस सुगंध की कोई आहट हुई हो। सब एक साथ उठकर खिड़की के पास आए। अम्मा ने सिर को ढक लिया था। पिता ने कमरे के अंदर जाने के पहले खिड़की के बाहर से बहू को कमल के फूल पकड़ाए। सोनसी को लगा कि अम्मा ने चोटी में फूल खोसा है। अम्मा सिर को ढांके हुए थी, इसलिए पता नहीं चला। कमरे के अंदर आकर पिता नई चप्पल पहनकर खड़े हो गए। अम्मा ने चुपके से सोनसी के हाथ में कुछ पकड़ाया। सोनसी ने देखा कि उसकी पैर पट्टी थी। वह टीले पर भूल आई थी। रघुवर प्रसाद ने अम्मा को पैर पट्टी देते हुए देख लिया था। बहुत फूलों की गंध के बाद एक आखिरी फूल की सुगंध अम्मा के पास बच गई थी। उस फूल की गंध को अम्मा के पास से चले जाने की याद नहीं थी। अम्मा, पिता और छोटू को गए हुए 2 दिन हो गए। छोटू का रुकने का मन था, पर पिता का मन छोटू को साथ ले जाने का था। सुबह जाते समय पिता टट्टी का ताला अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर रघु की मां ने मना कर दिया था। जब बहू ने अम्मा के पैर छुए, तब अम्मा ने अपने कान से सोने की एक छोटी फुल्ली उतारी और कहा, बहू इसे तू रख ले, एक कान में पहन लेना, दूसरे कान का छोटू की दुल्हन के लिए है। जाने का मन न हो तो रुक जाओ, रघुवर के पिता ने कहा। चलो, अम्मा ने कहा। छोटू ने भैया भाभी के पैर छुए। रघुवर ने पिता और अम्मा के। सोनसी ने पिता और अम्मा के दोबारा पैर छुए। बस के जाने के बाद भी रघुवर प्रसाद वहीं आसपास घूमते हैं। फिर थोड़ी देर बाद घर आए। सोनसी, तुमने अम्मा की फुल्ली कान में पहन ली? नहीं। सोनसी के कानों में चांदी की गोल बाली थी। उसने एक बाली उतारी और सोने की फुल्ली पहनी। इसको रख दूं? उसने उतारी हुई चांदी की बाली को दिखाते हुए पूछा। दूसरे कान में इसको भी पहन लो। 2 चांदी की बाली एक साथ? हाँ, एक साथ। एक में 2 चांदी की बाली और दूसरे में अम्मा की सोने की फुल्ली। पैर पट्टी पहन ली? हाँ। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को अपने दोनों पैर दिखाए। खिड़की की चौखट पर एक सांवली लड़की खड़ी थी। वह दोनों हाथ में चौखट पकड़े हुए खड़ी थी। वह तैयार होकर आई थी। चौखट पर उसके दोनों हाथों की एक एक छोटी उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई थी। सोनसी उसके पास आई। अंदर आओगी? नहीं, उसने शर्माकर कहा। अच्छा, रुकना, सोनसी ने कहा। सोनसी ने अपनी पेटी खोली। एक पुराने टिन के डिब्बे में नेल पॉलिश, बालों की क्लिप, बिंदी, रबर बैंड और एक जोड़ी नया लाल फीता था। सोनसी नेल पॉलिश की शीशी लेकर खिड़की के पास आई। घुटने के बल पर बैठ गई। हाथ मत हिलाना, मैं तुम्हारी सब उंगलियों में नेल पॉलिश लगा देती हूँ।
पर लड़की उचक उचक कर अपनी उंगलियों में नेल पॉलिश लगाना देखना चाहती थी। सोनसी ने उसकी उंगलियों में नेल पॉलिश लगाई। पैर में? अभी पैर में नहीं। खिड़की की तरफ दोनों ने आड़ के लिए बड़ी खटिया को घुमाया। खटिया पर उन्होंने तहाया हुआ बिस्तर रख दिया था। खटिया की यह आड़ उनके कमरे के अंदर दूसरा कमरा थी। रघुवर प्रसाद का महाविद्यालय जाने का मन नहीं था। हाथी ना आए तो अच्छा है। छोटू 2 बार हाथी पर बैठकर महाविद्यालय घूम आया था। पिछले 2 दिनों से रघुवर प्रसाद महाविद्यालय से जल्दी आ रहे थे। खटिया की आड़ में रघुवर प्रसाद बैठे हुए थे। सोनसी भी वहां आकर लेट गई। लेट जाओ, सोनसी ने कहा। अभी हाथी आने का समय हो रहा है। जब हाथी आएगा तब उठ जाना। अच्छा, कहकर रघुवर प्रसाद लेट गए। दीदी दीदी, 2-3 बच्चों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। क्या है? सोनसी ने खटिया की आड़ से झांक कर कहा। मेरी उंगलियों में भी नेल पॉलिश लगा दो, तीनों लड़कियों ने कहा। तीनों हाथ मुंह धोकर आई थीं। उनकी उंगलियां चौखट पर जमी थीं। रुको, अभी आती हूं। सोनसी नेल पॉलिश लेकर फिर बैठ गई। यह देख रघुवर प्रसाद खटिया की आड़ से बाहर आ गए। उन्होंने महाविद्यालय जाने की तैयारी शुरू कर दी। कपड़े पहन लिए। क्या हुआ? अब महाविद्यालय जा रहा हूं। सोनसी जल्दी जल्दी नेल पॉलिश लगाती रही। तीसरी लड़की का केवल एक हाथ चौखट पर था। तुम्हारा दूसरा हाथ दो, तीसरी लड़की से सोनसी ने कहा। नहीं है, लड़की ने कहा। सोनसी ने खड़े होकर देखा कि कोहनी के पास उसका हाथ कटा हुआ था। मैं तुम्हारे माथे में बिंदी लगा देती हूं। सोनसी ने उसके माथे पर बिंदी लगा दी। हाँ, ठंडा है, उस लड़की ने खुश होकर कहा। हाथी आया। बाहर आवाज आ रही थी। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। हाथी दूर था। मैं जाता हूं, कहकर हाथ में जूता पकड़े नीम के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। हाथी आया। रघुवर प्रसाद जूता लिए हाथी पर बैठ गए। हाथी चला गया तो सोनसी उदास हो गई। वह घर का काम करने लगी। जब तक रघुवर प्रसाद घर में रहते, सोनसी का काम रुका हुआ होता। वह रघुवर प्रसाद के आने के पहले सब काम कर लेना चाहती थी। शाम को रघुवर प्रसाद जब लौटे तो उन्होंने साधु से चाय पीकर जाने के लिए कहा। रघुवर प्रसाद अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद साधु को देखने वे बाहर आए तो साधु नहीं दिखा। हाथी वहीं सूंड हिलाते डुलाते खड़ा हुआ था। चूंकि वो हाथी छोड़कर चला गया था, इसलिए उसे आसपास ही होना चाहिए था। जल्दी आ जाएगा। हाथी बंधा हुआ नहीं था। हाथी के आसपास 1-2 बच्चे बड़े इकट्ठे हो रहे थे। रघुवर प्रसाद ने उनको सावधान करते हुए कहा, हाथी खुला हुआ है, दूर रहना। आसपास खड़े हुए लोग दूर चले गए। हाथी नीम के पेड़ की डाल को सूंड से पकड़कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रघुवर प्रसाद हाथी को ताकते हुए बैठे थे। हाथी पहले वहीं पर इधर उधर होता रहा, फिर थोड़ा आगे पीछे चलने लगा। रघुवर प्रसाद को भय लग रहा था। पड़ोसियों को भी डर लगने लगा था। कुछ होता तो जिम्मेदारी रघुवर प्रसाद की होती। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि वे अब कभी हाथी पर नहीं बैठेंगे। हाथी पर नहीं जाएंगे तो हाथी यहां आएगा भी नहीं। कम से कम इस तरह का खतरा नहीं होगा। सोनसी दरवाजे के पास खड़ी थी। सोनसी, तू अंदर जा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी का अंदर जाने का मन नहीं था। वह रघुवर प्रसाद के पास खड़े रहना चाहती थी। सोनसी, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की से हवा आ रही है। मैं तुम्हारे पास रहूंगी। अच्छा, घर में कोई डंडा है क्या? डंडा क्या करोगे? घर की तरफ हाथी आएगा तो उसे हट हट करके भगा तो सकेंगे। शायद वो डर जाए। हाथी डंडे से डर जाएगा? सोनसी ने पूछा। और क्या कर सकते हैं? तुम डंडा तो ले आओ, शायद डर जाए। छोटू के खेलने का एक छोटा डंडा पड़ा था, उसे लेकर वह आई। यही है, और बड़ा नहीं था? नहीं, यही है। ठीक है, इसी से काम चलाएंगे। तुम जाकर आसपास देखो, साधु कहीं बैठा होगा। कहीं अचानक चला तो नहीं गया? यह धोखा देकर जाना हुआ। अचानक धोखा देकर, पत्नी ने कहा। तुम दरवाजा बंद कर लोगी? हाँ, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी। रघुवर प्रसाद साधु को देखने गए। पत्नी दरवाजा बंद कर बाहर आई। वह रघुवर प्रसाद को देख रही थी। रघुवर को जाते हुए हाथी ने भी देखा। हाथी रघुवर प्रसाद के पीछे पीछे जाने लगा। इतने दिनों में हाथी रघुवर प्रसाद को पहचानने लगा था। रघुवर प्रसाद को सावधान करने सोनसी दौड़ने लगी। हाथी धीरे धीरे जा रहा था। हाथी के पीछे जाती हुई एक भीड़ डर कर रुक गई थी। सोनसी रघुवर के पास पहुंची।
उसने कहा, तुम्हारे पीछे पीछे हाथी आ रहा है। सोनसी प्रसाद को भींचकर अदृश्य कर देना चाहती थी। क्या हुआ? चौंक कर रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा। तुम्हारे पीछे हाथी आ रहा है, सोनसी ने रघुवर प्रसाद को पकड़े हुए कहा। वो तो आ गया, सोनसी के माथे की लट को हटाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी को लिपटाते हुए वे भय रहित थे। हाथी उनके पास खड़ा था। दोनों ने देखा, अब सड़क पर कोई नहीं था। सड़क खाली हो गई थी। दरवाजे बंद थे। सिरस के पेड़ पर एक 12-13 साल का लड़का बैठा था। वह पेड़ पर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। वो हाथी से डरकर पेड़ पर नहीं बैठा था, छुपकर बीड़ी पीने के लिए पेड़ पर बैठा था। वहां हाथी से सुरक्षित बीड़ी पीते बैठा रहना उसे अच्छा लग रहा था। उसने सिरस की एक डाल तोड़ी और हाथी की तरफ फेंकी। हाथी ने सूंड बढ़ाकर डाल को उठाया और सूंड को इधर उधर डुलाते हुए छोड़ दिया। रघुवर प्रसाद जाने को थे। आओ चलें, रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद और सोनसी को लौटते देख हाथी ने जोरों से सिर हिलाया, फिर उनके पीछे हो लिया। रघुवर प्रसाद सोनसी को घर के अंदर ले गए। हाथी पेड़ के पास खड़ा रह गया। अच्छा हुआ वहीं रुक गया, पीछे पीछे घर के अंदर आ सकता था। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा उड़का दिया था। थोड़ी देर वे सोनसी के साथ चारपाई की आड़ में लिपटे पड़े रहे, फिर उठे। कहाँ जा रहे हो? हाथी को देखने। पता नहीं वहां है या नहीं, साधु आकर ले गया हो। कोई घर के सामने हाथी छोड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। हाथी वहां नहीं था। हाथी नहीं है, उनके मुंह से निकला। सोनसी उठकर आई। क्या साधु ले गया? हो सकता है, रघुवर प्रसाद ने कहा। हाथी खुद चला गया होगा। तुम भी नहीं थी, दरवाजा बंद था। हाथी अकेला पड़ गया होगा और वह चला गया होगा। हाँ, हाथी के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए था। हाथी से कहते, तुम कहीं जाना नहीं, हम आते हैं, तो शायद वो हमारा कहा समझ जाता और जाने के पहले हमारा रास्ता देखता। साधु हाथी को पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? हमारी गलती नहीं है, वही छोड़ गया था, उसकी जिम्मेदारी है। मैं किसी से पूछता हूं कि हाथी अकेला गया या कोई उसे साथ ले गया। किसी ने तो देखा होगा। सड़क में सन्नाटा है, कोई नहीं दिख रहा है। फिर भी देखता हूं, कोई ना कोई होगा। रघुवर प्रसाद को कोई नहीं दिख रहा था। सड़क के किनारे के पेड़ के ऊपर छुपकर बीड़ी पीने वाला लड़का पेड़ पर बैठा था। क्या तुमने हाथी को देखा है? किधर गया है? रघुवर प्रसाद ने पेड़ पर बैठे हुए लड़के से पूछा। इधर गया है, अपनी बीड़ी छुपाकर लड़के ने पेड़ के ऊपर से इशारा किया। पेड़ के खोखल में बीड़ी का बंडल और माचिस वह छुपा कर रखता था। अकेला हाथी था? नहीं, एक साधु था, पेड़ के ऊपर से उसने कहा। साधु हाथी ले गया, चाय पीने नहीं आया, बताकर भी नहीं गया। लगता है साधु एकदम अचानक नहीं जाएगा, धीरे धीरे अचानक जाएगा। पहले आधे घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, फिर 10-20 साल के लिए। 20 साल के बाद जीवन कितना बचेगा? साधु हाथी ले गया, चाय पीने नहीं आया, बताकर भी नहीं गया। लगता है साधु एकदम अचानक नहीं जाएगा, धीरे धीरे अचानक जाएगा। पहले आधे घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, फिर 10-20 साल के लिए। 20 साल के बाद जीवन कितना बचेगा? आजीवन चला जाएगा। जो आजीवन चला जाता हो, कोई खोज खबर न हो, मृत्यु की खबर न हो, तो अपने चला गया में वह हमेशा जीवित रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए विस्मृत न हो, तो उसके लौट आने का अंदेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता हो। जैसे ही यह मालूम होता होगा कि वह मर गया, वैसे ही उसके लौटने की अनंत काल की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती होगी। सड़क पर इक्का दुक्का आदमी अब दिखाई देने लगे थे। एक साइकिल दिखी, फिर धीरे धीरे चलती हुई बैलगाड़ी आई। आने जाने का जो दृश्य रुका हुआ था वह शुरू हो रहा था। यह आने जाने के दृश्य की शुरुआत थी। दो एक लोग ही आते जाते दिख रहे थे। यह शुरुआत बहुत देर तक शुरुआत बनी रही, जबकि एक स्वतंत्र हुआ हाथी अंकुश से बहुत दूर से काबू में आ चुका था। जब स्वतंत्र था, तब हाथी अपने पालतूपन में अकेला हो गया था। इस बस्ती में वह एक सीधा साधा विशाल शाकाहारी प्राणी था। वह इतना सीधा साधा था जितना एक हिरण जंगल में हो सकता था।